नमस्कार, एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज की तिथि के साथ कि किस तरीके से आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2079 श्रवण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी आज है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम बात करें तो आज के दिन ही नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था। और जिस तरीके से नेल्सन मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के विचारों के अनुरूप, क्योंकि अगर हम बात करें तो गांधी जी जैसे भारत में लोकतंत्र के मजबूत करने के अलावा जाति भेद से ऊपर उठ के गांधी जी ने जिस तरीके से काम किया था, कुछ उसी तरीके से नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में काम किया था। और यही कारण है कि रंग भेद से ऊपर उठ के किस तरीके से लोगों को जीने का अधिकार मिले और किस तरीके से वो आगे बढ़े और उनको जो पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाती है वो पूर्ण स्वतंत्रता किस तरीके से मिले, इसको लेकर लंबे समय तक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ उन्होंने काम किया बल्कि ये भी बताया कि जीवन को जीने का जो तरीका है वो कैसा है। रंग भेद से ऊपर उठ के सभी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। और यही कारण रहा कि 2009 में न्यूयॉर्क में उनके जन्मदिवस को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय हुआ। और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस है वो 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में ही मनाया गया था। अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये जो इसका ऐलान किया था और उसके बाद नेल्सन मंडेला ने ये जो पूरा कार्यक्रम है उसको अगर हम बात करें उन्हीं को याद में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाता है। और उनको हमारी तरफ से, दूरदर्शन परिवार की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और अब हमारी भी अपील है लोगों से कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का ना सिर्फ प्रयास करें बल्कि किसी की मदद ज़रूर करें। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं और उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं क्योंकि आज हम दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं नमस्कार एमपी में। एक है घरेलू हिंसा और इसका जिम्मेदार कौन है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार की एक बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना और किस तरीके से इस योजना के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ ओपी तिवारी जी हैं, डॉक्टर ओपी तिवारी जी प्रबंध ऑपरेशंस हैं आयुष्मान निरामय योजना के। इसके अलावा सीनियर अधिवक्ता जी हैं मेरे साथ, किरण गहलोत जी सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि आज नेल्सन मंडेला जी की जयंती भी है और अगर हम बात करें तो उन्होंने भी गरीबों के लिए, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंता की। तो ऐसे में क्योंकि आज उनकी जयंती है तो उन्हीं की जयंती से आपसे पूछना चाहूँगा सर कि किस तरीके से आयुष्मान भारत योजना की परिकल्पना सामने आई और किस तरीके से ज़मीनी धरातल पर इसको उतारा गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि संयोग से आज नेल्सन मंडेला जी का जन्मदिन है और आज हम इस योजना के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि नेल्सन मंडेला जी ने जो अपना काम किया था वो मनुष्य के बीच में जो उनकी आज़ादी है, समानता है, सम्मान है, तो इसको लेकर और जो रंग भेद की नीति जो थी वो उस ज़माने में चलती थी उसके खिलाफ काम किया था। तो लोगों को एक समान अवसर देना समाज में, उसके लिए नेल्सन मंडेला जी ने काम किया था। बड़ी खुशी की बात है कि आज उनका जन्मदिन है, आज हम उनको याद कर रहे हैं मंडेला दिवस के रूप में। और साथ ही साथ आज हम आयुष्मान भारत कार्यक्रम के बारे में भी बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में आयुष्मान भारत कार्यक्रम मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लागू किया था और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको स्वीकार किया। तो इस जो योजना है आयुष्मान भारत निरामयम योजना, इसमें जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो इन लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐसी बीमा योजना से जोड़ा गया कि उन्हें कभी भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो हमारे संबद्ध अस्पताल हैं जो इस योजना से संबद्ध हैं, इम्पैनल्ड कहते हैं हम उन्हें, वहाँ पर उनको पूरा इलाज निःशुल्क मिल सके, कैशलेस। तो उस तरह की एक योजना जिसमें कि लोगों को समान जो सेवा है उसका अवसर मिल सके। तो ये हमारे देश में जो योजना चालू हुई थी सितंबर 2018 में हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रारंभ किया था और मध्य प्रदेश में भी ये योजना तब से ही चलन में है। तो आयुष्मान भारत निरामयम योजना इसका नाम है। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से आयुष्मान भारत योजना जो है उसकी शुरुआत और किस तरीके से इसका लाभ जो है जनता ले सकती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे नंबर आपको टेलीकास्ट दिखा रहे हैं हम, और किस तरीके से ये जो नंबर है इस पर आप संपर्क कर
जो है हमारे गेस्ट से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। और यहाँ पर टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों के ज़रिए आप हमारे इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। और लाइव प्रोग्राम ये है, और भोपाल दूरदर्शन के माध्यम से नमस्कार एमपी के ज़रिए, इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, जिसके ज़रिए आपके जो सवाल है, आपकी जो जिज्ञासा है, उसका समाधान भी आप पा सकते हैं। हमारे साथ लगातार गेस्ट मौजूद हैं। किरण जी मेरे साथ हैं। किरण जी, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी का दिवस है, घरेलू हिंसा और हिंसा के धुर विरोधी थे नेल्सन जी, तो आज उनको जन्मदिन भी है, उनको याद करते हुए कैसे देख रही है, क्योंकि घरेलू हिंसा के जो मामले हैं लगातार पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज नेल्सन मंडेला जी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उन्होंने रंग भेद की नीति अपनाई थी और सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को सम्मान मिले, ये नीति अपनाई थी। इसलिए उनको मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपनी तरफ से। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हाँ, घरेलू हिंसा के केसेस आज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के ज़माने में जो शादियां हो रही है वो इतने शॉर्ट टाइम में और इतने जल्दबाजी में करी जा रही है कि लड़का या लड़की या परिवार वाले एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, और जो जल्दबाजी में शादियां होती है वो उसी का ये नतीजा है कि ये केसेस घरेलू हिंसा के ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि आजकल जो शादी है वो ज़्यादातर ऑनलाइन से हो रही है, यूट्यूब से हो रही है, ये सब जो है इससे फैमिली क्लोज में नहीं आती है। और जब तक फैमिली एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती नहीं, पहचानती नहीं, लड़का एक दूसरे को अपने आप से एक दूसरे के बारे में इतना जानते नहीं है, और ये लोग बिना जाने सिर्फ टीवी के अट्रैक्शन या यूट्यूब के अट्रैक्शन से शादी कर लेते हैं, तो सबसे मेन वजह आज की यही है घरेलू हिंसा बढ़ने की। एक चीज़ और मैम निकल कर सामने आती है, कई बार जैसे आपने कहा सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि परिवार की दूरी का जिक्र तो आप कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के चलते जल्दबाजी में भी लोग शादी कर ले रहे हैं, समझ ही नहीं पाते। हम देखते हैं कि पहले समझने का समय नहीं मिलता था, परिवार शादियाँ तय करता था, और जब परिवारों का मिलन होता था तो उसके बाद एक जिम्मेदारी परिवार की भी होती थी कि ये जो रिश्ता है वो निभे। और हम देख रहे हैं कि आजकल जॉइंट फैमिली तो है नहीं, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सभी अपने अपने अलग होते जा रहे हैं जॉइंट फैमिली से, तो कहीं ना कहीं बच्चे वही सीख रहे हैं। और उसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण है क्या दो लोगों के अलग होने? हाँ, ये भी एक बड़ा कारण है। आज के ज़माने में जो फैमिली दूरी आ रही है, यानी जैसे ही शादी होती है बच्चे अलग हो जाते हैं, माता पिता को अलग कर देते हैं, और कई केसेस में ये भी होता है कि माता पिता को वो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो ये भी वजह है कि जो माता पिता के साथ ना रहना, उनके सानिध्य में रहते तो इस तरह की जो केसेस बढ़ रहे हैं वो ना बढ़ते। क्योंकि माता पिता के साथ रहने में ये फ़ायदा रहता है कि किसी तरह की परेशानी आती है पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने में, लड़का या लड़की को, तो वो अपने माता पिता से सलाह लेते हैं, मशवरा करते हैं, अपने परिवार वालों बड़े जनों से बातें करते हैं। पर आज के ज़माने में ये हो गया है कि माता पिता की बात बच्चे सुनते ही नहीं, और कई केसेस में ये हो रहा है कि बिना पूछे ही भाग के शादी कर लेते हैं। तो ये जो कारण है घरेलू हिंसा के, ज़्यादातर यही आ रहे हैं सामने। तो घरेलू हिंसा के ये जो मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं, ये चिंता की बात भी है, क्योंकि अगर हम बात करें, और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। जी जी, तो एक कॉलर भी घरेलू हिंसा को लेकर एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। मैम, अगर हम बात करें तो किस तरीके से, तो एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं। नमस्कार, एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। जो घर में घरेलू हिंसा होता है, इसे रोकने के लिए घर वालों को, समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए जिससे घरेलू हिंसा न होने पाए, जिससे जनहानि या धनहानि न होने पाए? इसमें अपने परिवार के लोगों को ये करना चाहिए कि ये जो अपने जो बच्चे हैं, ये इनके जो झगड़ा हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन, ज्यादातर घरों में रीजन होता है फाइनेंशियल कमी। अगर यही है तो आप उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? बड़े वो अपने बच्चों को सलाह दे, और इस तरह से घर में झगड़े होने से बचाया जा सकता है। बड़े की सलाह मशवरा से ही घर में होने वाले झगड़ों को रोका जा सकता है।
तो घर में बड़ों की सलाह से और बड़ों की समझदारी से, सूझबूझ से अगर बड़े इसमें दखल दे तो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के मामले रुक भी सकते हैं, और समय रहते अगर उसका उचित परामर्श हो जाए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी बात होती है और इसके कारण परिवार बिखर जाता है। मैम लौटूंगा आपके पास। ओपी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर ओपी सर। सर आपसे ये जानना चाह रहा था मैं, क्योंकि आपने बताया भी कि किस परिप्रेक्ष्य में ये योजना शुरू की गई, लेकिन सवाल ये है सर कि जब लाभ की बात आती है तो किस तरीके से इस योजना का लाभ जो पात्र हितग्राही हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो चाहते तो है कि उन्हें बेहतर उपचार मिले, लेकिन उपचार के लिए जब अस्पतालों में जाते हैं आयुष्मान मित्र भी मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर सहयोग नहीं मिल पाता। तो उसके लिए क्या आपने कुछ एक पूरा सिस्टम तैयार किया है? जी, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो जो हमारी तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें दो ऐसी सहयोगी संस्थाएं हैं जो जितने भी निजी चिकित्सालय हैं जो इस योजना से संबद्ध हैं मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर वो जो वहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी है वो दो निजी संस्थाओं को मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया हुआ है। एक का नाम है विडाल हेल्थ और एक है FHPL। तो ये दोनों संस्थाएं जो हैं मध्य प्रदेश के 26 जिलों में इनको कार्य आवंटित हैं। वहाँ पर ये जो आवश्यकता अनुसार लोग जाते हैं उनकी सहायता करती हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद करती हैं और उनके ट्रीटमेंट में मदद करती हैं, और ये टोटल कैशलेस उपचार होता है। तो जिनको आवश्यकता होती है, ऐसे गरीब लोग, ऐसे परेशान लोग जो आयुष्मान योजना के हितग्राही हैं, या तो उनका कार्ड पहले से बना होता है तो उन्हें कार्ड दिखाकर ही सेवा मिल जाती है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर किसी के पास कार्ड नहीं भी है तो वो अपना जो सरकारी पहचान पत्र होता है, वोटर कार्ड या आधार कार्ड, इसको लेके वहाँ जा सकता है और वहाँ पर उनकी पात्रता की जांच की जाती है और आयुष्मान कार्ड आयुष्मान मित्र के द्वारा बनाया जाता है। तो ये तो दो ऐसी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में ये कार्य देखती हैं। लेकिन जो शासकीय संस्थाएं हैं वहाँ पर भी एक हमारी एक बेनिफिशियरी फैसिलिटेशन एजेंसी है जिसे हम MD इंडिया कहते हैं। तो उसके प्रतिनिधि होते हैं जो सारे उन लोगों को मदद करते हैं जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत पात्र हैं, जिन्हें इलाज कराना है और उन्हें इस सुविधा की आवश्यकता है। तो सभी जगह पर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत जितने भी संबद्ध अस्पताल हैं वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है, और वहाँ पर हमने कोशिश की है कि लोगों की जानकारी के लिए आयुष्मान भारत के प्रचार से संबंधित, उसके काउंटर से संबंधित, कहाँ पर ये सुविधा किस कक्ष में है, वहाँ पर कौन है, इसको भी डिस्प्ले किया गया है। तो सारी संस्थाओं में ये डिस्प्ले किया हुआ है कि यहाँ पर आयुष्मान भारत निरामयम योजना का काउंटर इस कक्ष में है, यहाँ पर आप जाके सहायता ले सकते हैं। तो वहाँ पर उनकी सहायता हो जाती है। निश्चित रूप से सर, वहाँ पे उनकी सहायता हो जाती है। गरीबों की मदद ही सबसे बड़ी मदद है। निश्चित रूप से दर्शकों नमस्कार, MP के माध्यम से भोपाल दूरदर्शन के सौजन्य से ये कार्यक्रम जो है आप देख रहे हैं, और ख़ास बात ये भी है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए ना सिर्फ आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि हमारे गेस्ट से सीधे जुड़कर उनसे अपने सवालों के जो उत्तर हैं वो ले सकते हैं। और यही कारण है कि ये कार्यक्रम ये इतना महत्वपूर्ण है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोबारा लौटेंगे कार्यक्रम में हम, और लगातार चर्चा हमारी चल रही है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मेरे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, OP तिवारी सर महाप्रबंधक हैं ऑपरेशंस। सर आपसे लगातार मैं चर्चा कर भी रहा था, तो सर यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि जो पात्र हितग्राही हैं उनको, वो कौन से पात्र हितग्राही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा, क्योंकि आपने इस बात को कहा भी कि जिनके पास तमाम दस्तावेज हैं वो बनवा सकते हैं जी, लेकिन पात्र कौन, इसको लेकर भी एक सवाल उठता है। बिल्कुल, तो मैं आपके और हमारे दर्शक जो हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके अंतर्गत अगर हमें लाभ लेना है, और ये बहुत बड़ा लाभ होता है, ये मेरे ख्याल से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जी। और इसमें एक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा है, और कैशलेस इलाज की सुविधा, यानी एक पैसा भी हितग्राही को नहीं देना पड़ता। तो उसके लिए एक आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। तो आयुष्मान कार्ड किन के बनते हैं, कौन पात्र हैं? तो एक तो इसमें जो देश में एक सर्वे हुआ था 2011 में, जिसे हम सामाजिक आर्थिक जाति आधारित सर्वे कहते हैं, बेसिकली एक तरह का सेंसस था ये, SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इसमें जो पात्र हितग्राही थे इसमें वो लिए गए थे। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुख्यमंत्री संबल योजना प्रारंभ की है। तो मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत जितने भी
पात्र हितग्राही हैं जिनके पास संभल के कार्ड हैं वो सारे इसमें लाभार्थी हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक जो हमारे लाभार्थी होते हैं वो सारे इस योजना के लाभार्थी हैं, तो उनको भी आयुष्मान कार्ड बनने की पात्रता है। तो होता यही है कि अगर किसी के पास में आयुष्मान कार्ड है पहले से बना हुआ तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस समय 98% परिवार ऐसे हैं जो इस योजना के अंतर्गत जो हितग्राही हैं और उनके कार्ड बन चुके हैं। उनमें से कम एक व्यक्ति का तो बन ही चुका है, कुल परिवारों में से 98% के। लेकिन जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज हैं यानी व्यक्तिगत लाभार्थी हैं उनमें से भी लगभग 59 से 60% लोगों के कार्ड बन चुके हैं। यानी अभी भी 40% लोग ऐसे हैं जिनको कि आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता है। अगर वो इलाज कराने जाएंगे तो वहाँ कार्ड देखा जाएगा, पर कार्ड उनके पास नहीं है तो वो अपना वोटर कार्ड लेकर जाएं या आधार कार्ड लेकर जाएं। तो जो वहाँ पर हॉस्पिटल में हमारे आयुष्मान मित्र हैं या हमारी संस्था के जो सहयोगी लोग हैं वहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, वो उनकी पूरी मदद करते हैं और उनके दस्तावेज चेक करते हैं वोटर आईडी कार्ड से या आधार कार्ड से। वो देखते हैं कि इन्हें पात्रता है या नहीं है, और अगर पात्रता होती है तो आयुष्मान कार्ड वहीं बन जाता है निश्चित और रूप से सर प्रारंभ हो जाता है। मैं लौटूंगा आपके पास, माफ़ी के साथ रोक रहा हूँ क्योंकि कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक न जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक न जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक न जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
जाने क्यों जिंदगी लगती है हंसी हो जाने क्यों जिंदगी लगती है हंसी जबकि हर बार जबकि हर बार जबकि हर वक्त मरती खुशी रिश्तों के खबर में जब आँख हो नम अंधेरों में भी जब साया हो गुम रिश्तों के भंवर में जब आँख हो नम दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए धारावाहिक जीत जाएंगे हम प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:30 पर। हौसला ना हो कम जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे हम मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी खेतों में लहराती हरियाली आएगी पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ब्रेक के बाद दर्शकों आपका एक बार फिर स्वागत है। और लगातार हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे कि किस तरीके से आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ आप ले सकते हैं और घरेलू हिंसा का जिम्मेदार कौन है। ये दो महत्वपूर्ण विषय पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इसी को विस्तार देंगे। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट हैं किरण जी। किरण जी के पास चलेंगे। मैम, घरेलू हिंसा की बात जब होती है तो उसमें एक ही चीज़ निकल कर सामने आती है कि ये हिंसा महिला के साथ हुई होगी, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जाता है कि महिला के साथ हिंसा होगी। लेकिन ये जो प्रकार है वो अब बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ बात की जा रही थी कि घरेलू हिंसा का जो कानून है वो महिलाओं के लिए बना, लेकिन अब ये ज़रूरत पुरुषों के लिए भी आ गई। हाँ, ये बिल्कुल कहना सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घरेलू हिंसा की धारा जो बनी है वो केवल महिलाओं के लिए ही है। इससे पुरुष भी प्रताड़ित रहते हैं। कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कि महिलाएं पुरुष को परेशान करती हैं, उनसे पैसे मांगती हैं और ये कहती है या तो मुझे पैसे दे या मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और कई महिलाएं इस तरह की भी हमारे सामने कई केसेस इस तरह के आए हैं कि महिलाएं इस तरह की निकलती हैं कि वो सिर्फ शादी ही इसलिए करती है कि पैसे वाला आदमी है, इससे मैं किसी तरह से पैसे ऐड लूँ और उस पैसे से आउट ऑफ इंडिया दुबई चले जाऊँ। चलिए मैम, लौट रहा हूँ आपके पास। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर OP तिवारी सर से उनका सवाल है। बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए आपका सवाल। जी तिवारी जी नमस्कार, मैं छगनलाल नागर बोल रहा हूँ, मातनी तहसील रेती जिला शिगौर से। जी सवाल जी पूछिए। नमस्कार पूछिए आप। जी मेरा सवाल ये है कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना चाहता हूँ मैं आपका, तो अपनी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है और आंख में प्राइवेट लेंस लगवाना चाहता हूँ, तो क्या इसकी व्यवस्था हो सकती है इस योजना के अंतर्गत?
जी, इस योजना के अंतर्गत ऐसा किया गया है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे इलाज हैं, कुछ ऐसे जैसे कि ऑपरेशंस हैं जो केवल शासकीय चिन्हित अस्पतालों के लिए ही सुरक्षित हैं। आप आँख के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो आँखों के ऑपरेशन की जो व्यवस्था है उसके लिए चिन्हित अस्पताल हैं। आप अपने पास के सरकारी अस्पताल में पता कर सकते हैं कि कहाँ पर इसका आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार हो सकता है। तो आप ये कुछ विशेष प्रक्रिया, इसमें अलग अलग तरह की सर्जरी होती है, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं। आप जिस तरह के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो पहले अस्पताल के चिकित्सक से एक बार कंफर्म कर लीजिए, आपके पास के जो सरकारी चिकित्सालय हैं, और उसके बाद फिर वो आपको बता देंगे कि इसका जो लाभ है इस योजना का वो सरकारी में उपलब्ध है या प्राइवेट अस्पताल में भी उपलब्ध है। निश्चित रूप से। तो कॉलर जो थे हमारे छगनलाल जी, उनको अपने जवाब मिल गया होगा कि जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया था। सर, एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे कॉलर जुड़े थे उन्होंने भी ये सवाल किया। कई बार लोगों को जानकारी तो सभी रहती है, लेकिन जब अस्पताल में जाते हैं और अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पे कॉल करके वो जुड़ सकते हैं, या फिर आपके पास आकर शिकायत कर सकते हैं? हाँ, इसके दरअसल 2 हेल्पलाइन नंबर हैं जो हमने लोगों को फ्लैश किए हुए हैं, और अगर हमारे दर्शक चाहें तो उनको मैं नोट भी करवा सकता हूं, और मैं चाहूँगा कि इसे हम स्क्रीन पर भी चलवा दें तो ठीक रहेगा। एक है 145555 1455, एक तो नंबर ये है, और एक और हेल्पलाइन नंबर है आयुष्मान भारत का 1800 यानी 1800 233 यानी 233 और 2085 यानी 2085। तो मैं इसको एक साथ बोल देता हूँ, 1800 233 2085। तो ये हेल्पलाइन नंबर है आयुष्मान भारत का, यहाँ पर भी फ़ोन करके पता कर सकते हैं। और जो छगनलाल जी पूछ रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, उसका जवाब वही था कि कई ऑपरेशंस, कई प्रक्रियाएं ऐसी हैं उपचार की जो कुछ शासकीय अस्पतालों के लिए ही आरक्षित हैं, और कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेट में की जा सकती हैं। तो इसका पता तभी चलेगा जब हम अस्पताल में जाएँ और वहाँ पर आयुष्मान मित्र से इस बारे में जानकारी लें, डॉक्टर साहब से जानकारी लें, तो उन्हें बता दिया जाएगा कि क्या इसका उपचार सरकारी में हो सकता है या प्राइवेट संस्थाएं भी इस कार्य के लिए संबद्ध है। निश्चित रूप से। तो दर्शकों, हेल्पलाइन नंबर आपको मिला है और इन हेल्पलाइन नंबरों के ज़रिए आपकी मदद हो सके, ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए प्रयास रहता है। यही कारण है कि ऐसे ही मुद्दों को लेकर लगातार भोपाल दूरदर्शन के माध्यम से हम इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट करते हैं और आपके सवालों को गेस्ट तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका जवाब मिल सके, जिससे आपको भी जो है मदद हो सके। हमारे साथ किरण जी लगातार मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। मैम, घरेलू हिंसा की बात कर रहे थे, और अगर हम बात करें तो पुरुष भी आजकल घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। तो जो कहानी है कि कानून बना था महिलाओं के लिए, लेकिन अब पुरुषों को कानून की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पुरुषों को भी अब कानून की ज़रूरत पड़ रही है, और 498 केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, अब तो पुरुषों को भी इसका उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा है कि पुरुष अगर प्रताड़ित हो रहा है तो इसमें अपने पुरुष को ये करना चाहिए कि पास के थाने में जाके अपने ऊपर होने वाले जो भी अत्याचार पत्नी द्वारा किया जा रहा है उसका एक एप्लीकेशन बनाकर सूचना देनी चाहिए, जिससे कि पत्नी द्वारा इस तरह प्रताड़ित करने से उसको रोका जा सके। और कई केसेस में ये भी हो रहा है कि पत्नियां पति को मारती पीटती भी हैं, और थाने में जाके उल्टा कंप्लेन करती है कि पति ने हमें मारा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि औरतें ही प्रताड़ित होती है, पुरुष भी प्रताड़ित है आज के ज़माने में। पुरुष भी प्रताड़ित हैं, और ऐसे में बात वही आती है कि जैसे मदद की ज़रूरत हो तो गुहार कहाँ लगाएं, और गुहार के लगे के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर भी है? हाँ, बिल्कुल है। चाहे 498 के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। महिला हेल्प डेस्क है, 100 डायल कर सकते हैं, और एक है 1090 वुमेन हेल्पलाइन, इस पे भी डायल कर सकते हैं। और अगर आप घर से बाहर निकल सकते हैं तो आप मानव अधिकार आयोग में जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, आप अपने संबंधित थाने में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप अगर महिला है, महिला थाने में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो मीडिएशन में जाके भी आप अपने घर की समस्या का
बारे में बता सकते हैं, तो मीडिएटर द्वारा भी इनके समस्या का निदान किया जा सकता है। बिल्कुल निदान हो सकता है। और अब आपको हम एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं किस तरीके से नगर राजभाषा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, देखते हैं ये झलकियाँ। जो हमारे प्रोड्यूसर जी हैं शिवराज सिंह रावत जी, मेरा उनसे अनुरोध है कि ये झलकियाँ दर्शकों को दिखाएं और ये क्या है खास रिपोर्ट, आइए देखते हैं। देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और कार्यालयों में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भोपाल के राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी नराकास की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दूरदर्शन, आकाशवाणी पत्र सूचना कार्यालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय सहित अन्य कार्यालयों के प्रमुख और राजभाषा अधिकारीगण शामिल हुए। बैठक के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उपायों पर अधिकारियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस बैठक में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी भाषा के प्रयोग पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर सीसी त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि NITTTR भोपाल हिंदी में कार्य करने के प्रति सजग और वचनबद्ध है। तकनीकी संस्थान होने के बाद भी हमारे संस्थान का हर व्यक्ति हिंदी में कार्य अपने दिल से करता है। उन्होंने कहा कि दिल से किया गया कार्य बोलता भी है और दिखता भी है। त्रिपाठी ने कहा कि हिंदी भाषा में कार्य केवल औपचारिकता नहीं बल्कि मातृभाषा के प्रति संस्थान के समर्पण के लगाव को भी दर्शाता है। मैंने इस बार चाहा कि आप सभी लोग अपने अपने कार्यालय से संबंधित जो भी आप कार्य करते हैं हिंदी में वो आप खुद अपना प्रस्तुत करें और साथ में आप ये भी बताने की कोशिश करें कि आप जो भी करते रहे हैं पिछले सालों में और पिछले 6 महीने में आपने किया है, आगे और क्या अच्छा करना चाहेंगे। सरकारी संस्थानों के बीच हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे ने कहा कि मातृभाषा के बिना किसी देश की समृद्धि संभव ही नहीं। हिंदी भाषा के समग्र विकास पर हमें सदैव चिंतन मनन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी संस्थाओं में हिंदी को थोपने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हिंदी भाषा के प्रयोग को दिल से अपनाने पर जोर दिया। विकास दवे ने कहा कि प्रौद्योगिकी और हिंदी के समन्वय से ही संस्कृति उन्नयन संभव होगा। हिंदी भाषा को और राजभाषा को लेकर के हम जब बात करते हैं तो मुझे मराठी की एक कहावत याद आती जिसमें सामाजिक संदर्भों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी माँ को माँ नहीं कहता वो पड़ोसन को मौसी कब कहेगा। हम यदि अपनी ही भाषा के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते मन में तो हम बाकी अन्य भाषाओं को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे। अंग्रेजी तो हमारे सर पर कब और कैसे थोपी गई इस विषय पर आज बात करने की आवश्यकता नहीं। बैठक में नराकास की सदस्य सचिव शोभा लेखवानी ने सभी अतिथियों और कार्यालय प्रमुखों को धन्यवाद देते हुए उम्मीद व्यक्त की कि बैठक के दौरान हिंदी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने आयोजित इस बैठक के निर्णय औपचारिक न रहकर व्यावहारिक रूप से अमल में लाए जाएंगे। शालिनी कुशवाहा, दूरदर्शन केंद्र, भोपाल। तो दर्शकों, आपने ये रिपोर्ट देखी। नगर राजभाषा का ये जो बैठक है, जो कार्यक्रम है वो था और इसमें हमने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ बैठक में खास रहा। इस कार्यक्रम में चर्चा को विस्तार देंगे। 2 खास मेहमान लगातार मेरे साथ मौजूद हैं और अगर आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आपको नंबर भी फ्लैश किए जा रहे हैं। उन नंबर्स के ज़रिए भी आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं और ख़ास तौर पर ये कार्यक्रम ही आपके लिए है। और भोपाल दूरदर्शन के माध्यम से जो है नमस्कार MP कार्यक्रम आप जो है देख सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार ये कार्यक्रम का टेलीकास्ट होता है और ऐसी ही कई मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और अगर आपकी जो जिज्ञासाएं, सवाल हैं
वो इस कार्यक्रम से आप जुड़कर सीधे उनका समाधान पा सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर OP तिवारी सर भी हैं। सर, आयुष्मान योजना एक वृहद योजना है और हम चर्चा भी कर रहे थे कि पात्र लोग इसका लाभ ले सकते हैं पूरे देश में कहीं भी। कोविड के बाद हमने सर देखा एक बड़ी समस्या थी पलायन की। जो लोग हैं लंबे समय बाद अपने घरों को लौटे जी, और जब अपने घरों को वो लौटे तो उनके पास सबसे बड़ी 2 चीज़ें थी कि एक तो भोजन की उपलब्धता हो जाए और दूसरा बेहतर स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य अगर मिलेगा तो आयुष्मान योजना के ज़रिए मिलेगा। 5 लाख तक का कवर हो जाता है पूरी तरीके से किसी भी बीमारी का। तो यहाँ एक समस्या सर ये भी आ रही है कई लोगों को कि लोगों के आयुष्मान कार्ड, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि 60% का बन चुका है, 40% का नहीं बना है। तो इन 40% में कई लोग ये भी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, दूसरे राज्य में रह रहे थे, वहाँ रहने के लिए वहाँ आधार कार्ड में वहाँ का एड्रेस अपडेट करा लिया और अब यहाँ आए तो परेशानी सामने है और इलाज भी कराना है। जी, मेरा ये कहना है कि जो आपने कहा 60% मैंने जो जानकारी दी थी कि इतने ही लोगों का अभी कार्ड बना है, 40% का बनना बाकी है। पर मैंने ये भी कहा था कि जो पात्र परिवार हैं उनमें से लगभग 98% परिवारों का बन चुका है। यानी उन पात्र परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति के पास तो आयुष्मान कार्ड है ही। जी जी। तो उस एक कार्ड के आधार पर बाकी लोगों का भी बन जाता है जी। और जो दूसरे राज्यों में अगर किसी ने कोई कार्ड बनवा रखा है, जैसे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड कई सालों से वहाँ रहने के बाद में, तो उसको यहाँ अपडेट करा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो डेटाबेस है आयुष्मान भारत का, ये पूरा नेशनल लेवल पे है। यहाँ तक कि अगर कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति या गुजरात का व्यक्ति भी मध्य प्रदेश में आकर इलाज कराना चाहता है और यहाँ पर और उसके पास कार्ड नहीं है तो उसका कार्ड यहाँ भी बन सकता है, क्योंकि वो पूरा एक राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस है जिसके आधार पर पात्रता तय की जाती है और आधार कार्ड बन सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर किसी के पास दूसरे राज्य में इस बीच में कोई वोटर कार्ड बन गया था या आधार कार्ड बन गया था, वो यहाँ आकर उसे अपडेट करा सकता है और वो अपडेट कराने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और अगर उसके परिवार में कोई कार्ड है पहले से, जैसा कि मैंने बताया कि 98% परिवारों में है, तो उस व्यक्ति का कार्ड बनने में कोई परेशानी नहीं आएगी और उसका इलाज में तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है और वो राष्ट्रीय स्तर का डेटा इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सर, राष्ट्रीय स्तर का डेटा उपयोग होता है, लेकिन सवाल सर यहाँ पर ये भी है कि कई जगह से ऐसी तस्वीर भी आती है कि जो पात्र लोग हैं जिनको लाभ मिल भी रहा है, लेकिन कई जगह से ऐसी तस्वीर आती है कि योजना का लाभ तो लोगों को दिया नहीं गया लेकिन योजना का मिसयूज़ भी कर लिया। और यही कारण है कि जहाँ पात्र लोगों को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था तो वहाँ मौका मिल नहीं पाता, उनको इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ मौका परस्त लोग मिसयूज कर लेते हैं योजना का। आपने बहुत, तो उनके लिए भी क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं और किस तरीके से नज़र रखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल है ये। इस चीज़ को पकड़ने के लिए इस तरह की जो फर्जी काम होते हैं या जो इसका दुरुपयोग करते हैं योजना का, उसको पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्था की है और हमारा राज्य स्तर पर एक एंटी फ्रॉड यूनिट है, जिसे हम स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट कहते हैं, साफू, और ये हमारे राज्य कार्यालय में कार्यरत है। तो हम ये जो इसमें आयुष्मान भारत योजना में जितने भी उपचार होते हैं वो सारे ऑनलाइन दिखते हैं जी। तो उसमें नेशनल लेवल पर भी ये एक एंटी फ्रॉड यूनिट है जिसे हम कहते हैं नाफू, नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट, और ऐसे ही राज्य स्तर पर भी एक एंटी फ्रॉड यूनिट होता है, इसे कहते हैं साफू, स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट। तो नेशनल लेवल पर जो एंटी फ्रॉड यूनिट है वो भी हमें ट्रिगर देता है, वो भी हमें कुछ संकेतक देता है कि आपके राज्य में इस फलाने अस्पताल में इस तरह के मरीज खास तौर पर देखे जा रहे हैं, जबकि ऐसा व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। इसी तरह से जो स्टेट में एंटी फ्रॉड यूनिट है, इसके अलावा स्टेट में हमारे कुछ मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो अस्पतालों में जितने भी इलाज चल रहे होते हैं उनका समय समय पर उसका कुछ परसेंटेज का ऑडिट करते हैं, और उस ऑडिट के दौरान हमें जब कमियां पता चलती हैं तो हम अस्पताल में जाके विजिट करते हैं। और अभी पिछले एक आध महीने में अगर आपने अखबारों में पढ़ा हो तो मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि हमने उन अस्पतालों को चिन्हित किया है जहां पर इस योजना का दुरुपयोग किया जा रहा था, और उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, चाहे वो FIR हो, चाहे वो योजना से असंबद्ध किया जाना हो या उन पर एक आर्थिक पेनल्टी लगाना हो, ये सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। और इस तरह की सजाओं का प्रावधान है कि ऐसे अस्पताल जो ये काम कर रहे थे वो ये काम करना बंद कर देंगे या उनको योजना से हटा दिया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत है। लोग दुरुपयोग करते हैं लेकिन पकड़े भी जाते हैं। सर, पकड़े तो जाते हैं, लेकिन अब मांग ये भी उठने लगी है और माना ये जा रहा है कि इस ओर भी विचार किया जा रहा है
कि जल्दी ऐसे अस्पतालों पर ही सख्त कार्रवाई करने के लिए उन अस्पतालों को बंद करने का निर्णय भी शासन ले सकता है, हालांकि ये शासन स्तर पर होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से भी बहिष्कार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरीके से जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ऐसे जो अस्पताल हैं आप लोगों की तरफ से होता भी है, लेकिन ऐसे अस्पतालों की एक लिस्ट भी जारी करते हैं कि यहाँ इलाज जाकर मरीज़ ना कराएं। दरअसल ये प्रश्न थोड़ा सा इस तरह का है कि इसमें हमारी सामाजिक व्यवस्था भी शामिल है, क्योंकि अस्पताल चलाने वाले लोग भी हमारे समाज के हैं। तो मैं तो यही कह पाऊंगा कि कानून के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो हमारे योजना के अंतर्गत हमें प्रावधान मिले हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति फर्जी काम कर रहा है तो हम उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हैं। अगर कोई इस तरह के काम कर रहा है जिसमें कि शासन को उसने गलत तरीके से आर्थिक हानि पहुंचाई है, तो हम उसको आर्थिक दंड भी उस पर अधिरोपित करते हैं, साथ साथ योजना से असंबद्ध भी करते हैं। तो और दूसरी बात, इन चीज़ों की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता में जाती है, फिर जनता को चयन करना होता है। अगर कोई ऐसा अस्पताल है जो पात्रता नहीं रखता, लेकिन उसने किसी वजह से फर्जी दस्तावेज लगाकर अपने अस्पताल का पंजीयन कराया हुआ है, तो निश्चित रूप से जो जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो ऐसे अस्पतालों का जो पंजीयन है उसको रद्द करने की कार्रवाई। माफी के साथ रोक रहा हूँ, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, सर से ये सवाल पूछना है कि सर इस योजना का लाभ कौन कौन लोग ले सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में तो इसका कुछ प्रचार प्रसार जो नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं, उनके पास वो कहाँ जाए, मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कई बार मालूम नहीं होता है ये सब, तो उनको इस योजना का लाभ मिल सके भरपूर, तो इस ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहाँ संपर्क करें? निश्चित रूप से आपका नाम और बता दीजिए आपका। मैं ऋषि मोहन बोल रहा था ग्वालियर से। जी जी जी, श्रीवास्तव। चलिए आपका सवाल आ गया, समझ लेते हैं। गेस्ट हमारे साथ डॉक्टर ओपी तिवारी सर हैं। सर आपने सवाल सुना। ऋषि जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बल्कि मैं चाहता हूँ किसी तरह की बातचीत हम लोग करें ताकि लोगों को जानकारी मिले। ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस योजना में जितने भी पात्र परिवार हैं मध्य प्रदेश में, लगभग 98% परिवारों में कम से कम एक कार्ड तो बन ही चुका है। अब बची बात ये कि उनमें से जो लगभग 40% उन परिवारों के ऐसे सदस्य हैं जिनके पास कार्ड नहीं है। तो पहली बात तो ये कि इसमें पात्र कौन है, तो मैंने शुरू में कहा था, एक बार फिर से संक्षिप्त में दोहरा देता हूँ कि जो SECC सर्वे हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी, तो उसमें जो पात्र परिवार थे या तो वो सभी इसके पात्र हैं। दूसरा, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मैं उसको सरलता के लिए कह दूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक जितने भी लोग हैं, और आप जानते होंगे कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे वाले जो हमारे परिवार हैं जिनके पास में नीले रंग का राशन कार्ड रहता है, वो सारे इस योजना के पात्र हितग्राही होते हैं। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री संबल योजना प्रारंभ की थी। तो संबल योजना में तमाम सारे हमारे जो मजदूर होते हैं और ऐसे लोग जिनका कोई व्यवस्थित कार्य नहीं होता, कमज़ोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनके पास संबल का कार्ड होता है, तो वो भी इसके 100% लोग हितग्राही होते हैं। अब समस्या ये है कि कार्ड कहाँ बने, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक ग्राम रोजगार सहायक होते हैं जिनको हम लोग GRS कहते हैं। सभी पंचायतों में GRS होते हैं, तो वो उनसे संपर्क करके अपना कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा कार्ड बनने की और 2-3 जगह हैं। एक है लोक सेवा केंद्र और एक है CSC कॉमन सर्विस सेंटर। आमतौर पर जो MP ऑनलाइन के कियोस्क होते हैं उन पर कॉमन सर्विस सेंटर का भी वहाँ पर क्रियाशीलता रहती है। तो कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा आयोग, ग्राम रोजगार सहायक, ये 3 तो हैं ही, पर अगर कभी इसके बावजूद भी ज़रूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को, तो वो उपचार के लिए सीधे आयुष्मान संबद्ध अस्पताल में चला जाए। वहाँ पर जो आयुष्मान मित्र होते हैं वो उनकी सहायता करके वहाँ पर भी कार्ड बन सकता है। तो कार्ड बनने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन लोगों में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इस योजना में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, कैशलेस उपचार उपलब्ध है। तो कैशलेस उपचार उपलब्ध है और आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। फिलहाल कार्यक्रम में हम एक छोटे से अल्प विराम के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल
फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक न जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक न जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लगती है हंसी, हो जाने क्यों जिंदगी लगती है हंसी। जबकि हर बार मरती खुशी। रिश्तों के भंवर में जब आँख हो नम, अंधेरों में भी जब साया हो गुम। रिश्तों के भंवर में जब आँख हो नम। दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए धारावाहिक जीत जाएंगे हम प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:30 पर। हौसला ना हो कम, जीत जाएंगे हम। जीत जाएंगे हम। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक न जाना।
फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए AIC के निशुल्क दूरभाष क्रमांक 1800-233-7115 पर संपर्क करें। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप लगातार हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार 12 बजे से 1 बजे तक ये कार्यक्रम जो है टेलीकास्ट होता है और सजीव कार्यक्रम है। फ़ोन लाइन के ज़रिए भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी सवालों के जो जवाब हैं वो ले सकते हैं और चर्चा को विस्तार देंगे। किरण गहलोत जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। किरण जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो घरेलू हिंसा लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और एक तरीके से घरेलू रूप से अगर हम देखें तो सामाजिक में बुराई के रूप में हिंसा निकल कर आई है और अब ये परिवारों में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे थे कि पुरुषों में भी अब ये पुरुष प्रताड़ित समाज होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पुरुष अब प्रताड़ित हो रहे हैं और महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से ये मामले जो हैं सामने आ रहे हैं? ये बात भी सही है बिल्कुल कि पुरुष भी आज के युग में प्रताड़ित हो रहे हैं और महिलाएं भी इस तरह आगे बढ़ गई हैं इस मामले में कि पुरुष के खिलाफ झूठे केस दायर करती हैं, झूठी रिपोर्ट FIR करके आ जाती है और पुरुष बिना मतलब ही परेशान होता रहता है और एक कलंकित जीवन व्यतीत करता है जब तक उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ज़्यादातर केस अगर हम टोटल देखा जाए तो अगर हम 10 केस में महिलाओं का देखेंगे तो एक पुरुष ही प्रताड़ित केस आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष अधिक प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है ये, तो पुरुष प्रताड़ित हो जाए ऐसा इतना ज़्यादा कि महिला ऊपर आ जाए और पुरुष नीचे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि आज के युग में पुरुष के संबंध में भी केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अभी एक निर्णय दिया था जो कि जैसा कि कहते हैं कि पुरुष के पक्ष में कोई निर्णय किया गया है कि नहीं, तो उसमें अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक 498A के पक्ष में बोलते हुए कहा है कि पति के साथ हिसाब बराबर करने के लिए IPC की धारा 498A को ससुराल वालों के खिलाफ सबक के लिए हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और ये बोलते हुए जो कि केस ये था कि पत्नी ने अपने पति पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि पत्नी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पति दूसरी औरतों के साथ अवैध संबंध है और मुझसे 1 लाख रुपए की मांग की है, बस इतना सा ही मैटर था। लेकिन इसको ये नीचे उनके पति के पक्ष में ना होने की वजह से वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उसको माना और पति के पक्ष में डिक्री की। चलिए, तो मतलब यहाँ पर महिलाओं के लिए कानून ज़रूर है, महिलाओं को हिंसा से बचाना भी है, लेकिन अगर पुरुषों के साथ ये हो रहा है तो उसके लिए भी कोर्ट सख्त नज़र आया है। सर, कार्यक्रम की अंतिम बेला में हमें और आपसे भी समझना चाह रहा था कि ओवरऑल योजना के बारे में तो हमने चर्चा की और कई दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन सर अंतिम चीज़ ये है कि कई बार जो फंड रिलीज़ होता है और वो रिलीज़ होने में समय लग जाता है, तो जो परिजन होते हैं या जो लोग वहाँ पर इलाज करा रहे होते हैं उनको 5 से 6 दिन अस्पताल में गुजारना पड़ता है और ये कहा जाता है कि अभी आयुष्मान भारत योजना का जो पैसा है वो नहीं आया है अस्पताल के पास। तो ये भी एक समस्या है। मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि फंड जो भारत सरकार से प्राप्त होते हैं इस योजना के अंतर्गत, उनका मरीज से कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध है अस्पताल से। अस्पतालों ने एक बार एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU मध्य प्रदेश सरकार के साथ में इस योजना के अंतर्गत जो साइन किया है, हस्ताक्षर किया है, तो ये जो पैसा आता है और अस्पताल जो क्लेम करता है वो पैसा अस्पतालों को मिलता है, लेकिन मरीज से इसका सीधा कोई संबंध नहीं है। एक बार अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती हो गया
उसके पास आयुष्मान कार्ड है, तो ये अस्पताल की बाध्यता है कि वो उसे कैशलेस ट्रीटमेंट दे। अस्पताल ये नहीं कह सकता कि अभी हमारे पास सरकार की तरफ से फंड नहीं आया है, इसलिए हम आपका इलाज 4 दिन बाद करेंगे या 6 दिन बाद करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस समय से पेशेंट भर्ती होता है उस समय से आयुष्मान कार्ड के आधार पर उसका कैशलेस ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, और अस्पताल जितने सारे ऐसे मरीजों का इलाज करता है उसके बाद फिर उनका मासिक आधार पर जो जितने पेशेंट उन्होंने इलाज किए थे उनका भुगतान आयुष्मान कार्यालय से होता है। तो वो फंड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है, लेकिन सभी का भुगतान हो जाता है, सभी की जांचें होती हैं, सभी का वेरिफिकेशन होता है, और जब ये सत्यापन हो जाता है कि इलाज सही हुआ है। चलिए सर, तो ये स्पष्ट है कि शासन की योजना है। और आज हमने 2 महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है कि घरेलू हिंसा का जिम्मेदार कौन है, और पुरुषों के साथ भी इस हिंसा के मामले ऐसे सामने आने लगे हैं, तो वहीं आयुष्मान योजना का लाभ किस तरीके से पात्र लोगों को मिले, इस पर भी हमने चर्चा की है। तो दर्शकों, आप सभी का भी धन्यवाद, और सर आप और मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। तो अगली बार फिर हम किसी और शख्सियत और मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार।